आज हम कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं कहानी पर चर्चा करते हैं। नई कहानी के विशिष्ट कहानीकार में कमलेश्वर का नाम मुख्य प्रमुखता से लिया जाता है। कमलेश्वर ने 1972 ईस्वी में समानांतर कहानी आंदोलन चलाया था और डाक बंगला, एक सड़क, 57 गलियां, लौटे मुसाफिर, कितने उपन्यास, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानी की भूमिका जो आलोचना है प्रमुखता से साहित्य में चर्चित रही हैं। इनकी कहानियों में हम देखें तो परिवेश और व्यक्ति की जो परस्पर कश्मकश है उसका चित्रण प्रमुखता से हुआ है। वे कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देते हैं और धीरे धीरे परत दर परत व्यक्ति के भीतर जो अंतर्द्वंद चलते हैं उन्हें खोलते चलते हैं। आज की जो भयावह परिस्थितियां हैं उसमें जो आम आदमी का संघर्ष है उसी को आपने वाणी देने का, उसके संघर्ष को वाणी देने का प्रयास किया है। हम इनकी कहानी खोई हुई दिशाएं पर अगर चर्चा करें तो औद्योगिकरण और कहें महानगरीय प्रभाव को लेकर लिखी गई ये कहानी है, जिसमें रोजगार की तलाश में किस तरह से युवा मन अपने जगह से पलायन करता है और किस तरह से उसमें अलगाव, एकाकीपन, अजनबीपन बढ़ता जाता है। और यह देखें कि आज़ादी के बाद के जो महानगरीय परिवेश में जो व्यक्ति के बीच में विसंगतियाँ उभरी और वो अपनी पहचान खोता गया, इन्हीं सब को लेकर ये कहानी है वो नायक चंदर के माध्यम से इस समस्या को रखती, आगे बढ़ाती चलती है। अब हम कहानी तत्वों के आधार पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला तत्व कथा वस्तु, जिसमें कहानी किस तरह से गूंथी गई है, बुनी गई है। तो हम देखें कि इसमें इलाहाबाद जैसे छोटे से शहर से रोजगार की तलाश में चंदर है वो दिल्ली आता है और यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और जो शोर शराबा, कारखानों की जो ज़िंदगी है, उनकी कार्यशैली है, वहाँ किस तरह से लोग हैं वो काम कर रहे हैं और किस तरह से एक बनावटी और खोखले रिश्तों के बीच स्वयं को अकेले खड़ा, अजनबी खड़ा महसूस करता है। यहाँ कहानीकार ने जो चंदर है उसकी विचलित मनोदशा को व्यक्त करने पूरी कहानी में व्यक्त किया है कि किस तरह से वो अपने मन के भीतर भारीपन को, अकेलेपन को भोगता चलता है और कैसे अकेलेपन का जो नागपाश है वो कैसे उसे कसता चलता है। जहाँ अकेलेपन से पलायन करता चंदर किस तरह से उसे भागता हुआ अपने अकेलेपन से वो अपनी प्रेमिका इंदिरा से मिलने जाता है जो अब विवाहित है। वह भी उसे इतने पुराने रिश्ते को भूलाते हुए उसमें उसे आत्मीयता नहीं दिखाई देती है, औपचारिकता दिखाई देती है, तो उससे उसका मन और टूट जाता है। और कहानी के अंत में जब वो घर
लौटता है और घर लौट के रात्रि में जब अपनी पत्नी का स्पर्श उसे चौंका देता है। ये एक भाव है कि किस तरह से उसे अपनी पत्नी में भी एक अजनबीपन दिखाई देता है और दोनों के रिश्तों के मध्य जो दूरियां फैल गई हैं, आ गई हैं, या कहें कि पति पत्नी के रिश्तों के मध्य जो पसरी दूरियां जो हैं वो परत दर परत उधड़ कर हमारे सामने आ जाती हैं। और इस कहानी के अंत में हम देखें कि चंदर की जो अजनबीपन की, अकेलेपन की जो तड़प है वो अंत तक सुकून की तलाश में भटकती रहती है और पूरी नहीं होती है। तो ये पूरा कथानक जो है वो एक आम आदमी का महानगरीय शैली में अजनबीपन और अकेलेपन को लेकर लिखा गया है। अब हम बात करें पात्र और चरित्र चित्रण की, तो इसमें हम देखें कि 4 पात्रों के मध्य जो ये कथानक बुना गया है, चंदर, आनंद, इंद्रा और निर्मला। चंदर प्रमुख पात्र है और जिसके मध्य ही सारा ये ताना बाना बुनता है कथानक का, जो अपने रिश्तों में अपनापन ढूंढते हुए भटकता रहता है और वो ये भटकाव दूर करने के लिए प्रकृति से भी जुड़ने का बार बार निरर्थक प्रयास करता है, पर उसकी मनस्थिति ऐसी रहती है कि वो पुनः अपने अकेलेपन में आ जाता है। जहाँ एक जगह हम देखें कि चंदर का जो मित्र है आनंद, वो कृत्रिम जिंदा दिली दिखाते हुए उसे मिलता है और चंदर उसकी स्वार्थी प्रकृति से परिचित है कि वो पैसे मांगने का ही इसका एक स्वभाव है। और ये जो संवाद है इनके मध्य का, वो परस्पर रिश्तों की, मित्रता की जो बनावट भरी परतें खोलता है। और जो इंदिरा पात्र है, जो उसकी पूर्व प्रेमिका है, जो उसे एक समय लेखन के लिए प्रोत्साहित करती है और जीवन का लक्ष्य देती है, पर कुछ समय बाद जब वो उसका विवाह हो जाता है और वो अपनापन तलाशने जाता है, तो वहाँ भी उसे रिश्ते की दूरी दिखाई देती है, औपचारिकता दिखाई देती है। जैसे संवाद में बताया भी गया है कि 2 चम्मच से जुड़ा एहसास उसे खींच लाया था, वह भर आकर बिखर जाता है। तो कहानी के अंत में भी जब हम निर्मला चंद्र की पत्नी है, उनके बीच के जो दाम्पत्य संबंध है उसमें भी हम देखते हैं कि एक यांत्रिकता है, उसमें प्रेम, उष्णता नहीं दिखाई देती है और इस तरह से संबंधों की यांत्रिकता के कारण ही उसमें उसके भीतर, चंदर के भीतर है वो अकेलापन समाता रहता है। अगला बिंदु संवाद को हम देखें तो संवाद और जो कथानक है वो इसे गति प्रदान करते हुए, कथानक को गति प्रदान करते हुए चलते हैं और आत्मगत संवाद शैली जो है वो पूरी तरह से पात्रों के अंतर्द्वंद को उकेरती चलती है। छोटे छोटे गहरे संवाद हैं जो प्रभाव बनाने में सक्षम रहे हैं, जैसे तब से उसे वे शब्द हमेशा याद रहते हैं, तुम क्या नहीं कर सकते। तो अपने भीतर कहीं वो प्रेम की तलाश, वो स्नेह की तलाश करता पात्र है, वो कथानक को आगे बढ़ाता चलता है। इसी तरह से हम देखें कि भाषा शैली में जो बात है वो कहानीकार ने पात्रों और परिवेश की मनस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता, लचीलापन रखते हुए अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है। जैसे इफ़ यू डोंट माइंड अंग्रेजी में आ रहा है तो
कहीं ये आ रहा है सैलाब, निगाह, गुंबद, मीनार, उर्दू शब्द आ रहे हैं। तो कहीं असी ते छे आने ते घट नहीं लेंदे बादशाह हो, पंजाबी वाक्य है। पूर्व दीप्त शैली के माध्यम से कथा सूत्रों को बांधने में सफल रही है। बिंबात्मक शैली के माध्यम से पूरी तरह से अकेलेपन और अजनबीपन को अभिव्यक्त करती चलती है। जैसे एक जगह आता है कि मोजे की शक्ल में कटा हुआ आकाश है, जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें हैं। तो ये प्रतीकात्मक शैली है जो संवादों की गहराई को बखूबी बयान करती चलती है। अब हम देखें कि देश काल और वातावरण में, तो जिन परिस्थितियों में कहानी की घटनाएं घटित हुई हैं इसमें, वो अपनी प्रकृति से, अपने वातावरण से पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करती चलती हैं। महानगरीय परिवेश को उभारते हुए पूरे जो पात्र हैं वो पूरी तरह सामंजस्य दिखाते हुए चलते हैं। किस तरह से कनॉट प्लेस में जो खुला हुआ लॉन है, तन्हा पेड़ हैं, और किस तरह से बच्चों की शरारतें, गोलगप्पे खाती हुई औरतें और उन औरतों की जो उनकी व्यक्तित्व हैं, उनकी जो कहें कि प्रस्तुति है, कैसी वो दिख रही हैं, उसको भी उन्होंने बनावट और ममत्व, इन दोनों रूपों को अभिव्यक्त करते हुए वो लिखते हैं कि उनके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक खुमार है, एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार है, जिसे न तो नकारा जा सकता है न स्वीकार किया जा सकता है। यह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। तो यहाँ जहाँ व्यंजनात्मक रूप में उन महिलाओं का वर्णन हुआ है जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं बनावट के रूप में और स्वाभाविक मातृत्व के भाव के रूप में, तो ये जो देशकाल और वातावरण है, इसमें जो रिश्तों के बीच में खोखलापन है उसको खंडरों के प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हुए कहानीकार ने अपने जो मुख्य पात्र है चंदर, उसके भावों में पूरी तरह से अभिव्यक्त किया है। उद्देश्य कहानी का जो ये बिंदु है, ये जिस उद्देश्य को लेकर ये कहानी लिखी गई है कि किस तरह से आधुनिक परिवेश के कटु यथार्थ को, सत्य को अभिव्यक्त करते हुए कहानी व्यक्ति के भीतर जो संवेदन शून्यता है, अजनबीपन, अकेलीपन है, उसे पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में ये सक्षम रही अपने उद्देश्य में। एक जो त्रासदी से कुंठित व्यक्ति, आधुनिक व्यक्ति है, वो किस तरह से मुक्ति पाने के लिए छटपटाता है और संबंधों में, प्रकृति में, निर्जीव वस्तुओं में, सब जगह उसे तलाशता है, और वो तलाश उसकी कहानी के अंत तक बनी रहती है। तो यही संबंधों की क्षणिकता और अकेलेपन की तलाश और दाम्पत्य संबंधों में बढ़ती दूरियां, इन सभी का इस कहानी में वर्णन हुआ है, जो आधुनिक व्यक्ति की अंदर की झटपटाहट को पूरी तरह अभिव्यक्त करने में सफल रही है। ये कहे कि कमलेश्वर जी ने अपनी खोई हुई दिशाएं कहानी में हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान करने का पूरी सफल प्रयास किया है। अपनी सीधी साधी सपाट भाषा में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को उठाने की जो उनकी अद्भुत कला है, वो उन्होंने इसमें पूरी तरह से उकेरी है। और जो महानगर के जो व्यस्त वातावरण में किस तरह से एक आम आदमी
अपनी पहचान खोता जा रहा है और उसके भीतर जो पीड़ा है वो किस तरह से गहरी होती जा रही है, इसका उन्होंने कुशलता से अंकन अपनी कहानी में किया है।